I think so. So, welcome everyone to Proxy Gyan. I wanted to have this one-on-one interaction session, जितने भी बच्चों से हो सके, because otherwise all these answer writing happens offline or it happens on email, and you keep getting evaluated answer copies or in YouTube lectures. So we wanted to make it different to give you a personalized experience for answer writing. First of all, let me introduce Proxy Gyan. And about myself, some of you may know me and some of you may not. So I'm Veronica. I've been in this industry from last 6 years into the coaching industry, mentoring UPSC aspirants from last 6 years. So experience has been really great. I have worked with two big edtechs of India, Study IQ and Academy. And then this Proxy Gyan is my venture along with my co-founder Kirat Singh Jadeja. You can see him on screen also. And we have many eminent faculties who are joining us in a day or two, ex-Unacademy educators like Nidhi ma'am, who are the founding members of Proxy Gyan along with us. So हम लोग जब भी डिस्कस करते थे एंड ट्राई करते थे समझने को मार्केट एंड द स्टूडेंट्स, किस तरह से स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है यूपीएससी में. ऑल्दो देयर आर मेनी बिग कोचिंग्स, मेनी ग्रेट मेंटर्स, एवरी टीचर इज पुटिंग इन एफर्ट, बट कहीं ना कहीं कॉस्ट इज अ बिग इशू, अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग इशू. सो हम सब लोगों का एक विजन था कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं वेरी अफोर्डेबल मैनर ऑल्सो, जहाँ पे हर कोई उसको ज्वाइन कर सके. सो वहीं से हमारा ये आंसर राइटिंग का प्लान आया. बिकॉज आप लोग मानेंगे कि हर बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता, लेकिन हर बच्चा टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहता है ना उसको, क्योंकि टेस्ट सीरीज से रियल लाइफ टाइम लाइफ एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है, दे गेट दैट एक्चुअल द एग्जामिनेशन फील, हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. यू मस्ट हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स जिनको बहुत नॉलेज होता है, बट यू वुड से कि लक की वजह से पेपर क्लियर नहीं हुआ और सम अदर रीजंस, राइट. आई विल सी द चैट्स ऑल्सो. सो प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, नॉलेज बहुत होती है, बट जैसे अभी क्यूरियस लर्नर ने बोला कि नॉलेज है मैम, कंटेंट है, बट उसको लिखना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा, राइट. तो यहीं पे बात शुरू होती है प्रैक्टिस की. आई एम श्योर जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दे विल लर्न द बेसिक्स एबीसी ऑफ आंसर राइटिंग, बट देन देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स who are into preparation from last 1 year, maybe 2 year or more, but somewhere आंसर राइटिंग के बारे में सब पता है बट हो नहीं पा रहा. वन थिंग इज कंसिस्टेंसी. यू नीड अ पीयर ग्रुप जिनके साथ आपको डेली बोला जाए कि यार एक आंसर आपको लिखना है या 2 आंसर आपको लिखना है. सो डिफरेंस रैंकर में जो लोग पेपर क्लियर कर रहे हैं और जिनका नहीं हो रहा, अपार्ट हैविंग इक्वल नॉलेज, इज प्रैक्टिस. So we all know that we have to practice and we still do not do it. And another problem is of evaluation. So जितने इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैंने जाना, उनका यही है कि वो इवेल्युएट करके आपको दे देते हैं विद द रेड इंक, दे हैव रिटन द कमेंट्स, बट एट द सेम टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपका आंसर गलत क्यों है, सही क्यों नहीं है. सो आई थिंक ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं. जो जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की, उसी को लेकर हमने सोचा कि एक कोर्स निकालेंगे. सो आज मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम कल से कैसे ऑपरेट करेंगे, किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठा सकते हैं, और आपका कोई भी फीडबैक है कि मैम ये चीज ठीक नहीं लग रही, यू कैन क्लियरली राइट इन द ग्रुप एंड वी विल वर्क ऑन इट. ठीक है, बिकॉज माई टीम इज रेडी टू वर्क विद यू गाइज अकॉर्डिंग टू यू. पर्सनलाइज नहीं बोलूंगी, कस्टमाइज नहीं बोलूंगी, बट पर्सनलाइज्ड जरूर बोलूंगी. सो वी हैव निधि मैम, शी इज पॉलिटी एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट many years teaching UPSC students. 8 years experience, yeah. yes. There will be Shubhendra sir also, but आज वो हमें join नहीं कर पाए. He is an expert in CSAT and geography. उन्होंने खुद भी मेंस बहुत बार दिया है and he has cleared. So उनको भी हम लेके आएंगे जितने एक्सपर्ट्स होगा, बट मेनली आपका आंसर इवेल्युएट होगा, बट देयर विल बी अ प्रोसेस. अब प्रोसेस अलग अलग तरह की है, हर स्टूडेंट को अलग तरीके से कराया जाता है. एक सेकेंड, जस्ट वेट. ओके, अभिषेक कुमारी सिंह, एमजीपी बहुत एक्सपेंसिव हो गया. एमजीपी इज ओके. ओके, वन स्टूडेंट सिंह मुझे आवाज नहीं आ रही. सी, everybody is able to listen. Maybe you have some issues with your system. Okay. So first rejoin. Sorry. Rejoin जिसको भी आवाज. हाँ.
ओके अब आपने टेलीग्राम पे ऐसे बहुत ग्रुप्स देखे होंगे जो पीयर स्टूडेंट्स जो सीनियर इन ऑप्शन आंसर राइटिंग नहीं है इसमें, आई कम टू दैट। अब आपने टेलीग्राम पे इस तरह के बहुत ग्रुप्स देखे होंगे जो सीनियर एस्पिरेंट्स चलाते हैं टू गाइड यू नो द बिगिनर्स। उसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन डाल दो, आप एक दूसरे का कंपेयर कर सकते हो। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस कि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो पहले हम एक एक्सरसाइज चलाएंगे फॉर 5 to 6 days जहां पे आपको क्वेश्चन को समझना सिखाया जाएगा, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स, जैसे रिसेंटली आई वाज टेकिंग अ बैच इन आंसर राइटिंग, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, what are the parts of questions, because usually UPSC give you a trap। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें एक ट्रैप रहता है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसका आंसर आपको नहीं लिखना, you don't have to write the answer, so you have to identify the parts। so initially हम यहाँ से शुरू करेंगे whether you are identifying the parts rightly or not। ठीक है, तो यहाँ से questions I will take many previous year questions, make a PDF, ड्रॉप इट इन द ग्रुप, और आपको एक शीट दी जाएगी। जैसे आप सब लोग एस्पिरेंट्स है तो आपको पता होगा कि शीट का क्या पैटर्न रहता है। एक A4 साइज शीट में मार्जिन्स ड्रॉ करके आपको प्रॉपरली लिखना है। सो देयर शुड बी मार्जिन्स, राइट? ओके, सो उसी तरह का अप्रोच रहेगा जैसे ऑफलाइन में रहता है। सो हम शुरू में क्वेश्चन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन देयर इज अ कोर ऑफ द क्वेश्चन कि एक्चुअल में कोर क्या है, उसके आगे पीछे आपको लिखना है। ओके, सो फर्स्ट 2 या 3 दिन, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियरली, आंसर राइटिंग 1 या 2 दिन में सीखना इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिकली बोलूं तो 2 से 3 महीने लगते हैं, ठीक है? 3 महीने तो आप मान के चलिए। तो हम 1 मंथ में ट्राई करेंगे एटलीस्ट आपको सब सिखा दे, फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है? सो पहले तो 2 से 3 दिन हम लोग आइडेंटिफिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे with proper themes and core of the question and parts and trap of the question। उसके बाद we will start writing। अब now आप मुझे सिर्फ इतना बताना कमेंट सेक्शन में, आप में से लोग कितना टाइम हो गया है in preparation? Are you beginner or like you are already a veteran aspirant, 1 year, 2 year, 3 year? Just give me idea, मुझे एक rough idea हो जाएगा, because as I said I want to make it personalized। So Kunal is already there in 3 years, so we will talk to Kunal क्योंकि वो already 3 years है, तो उनका जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग में, because beginners का I can understand that you have to start from the scratch, 1 year, 1.5 year। बिकॉज वन प्रॉब्लम जो मैंने बात करके पता चला वो है इवैल्यूएशन, दैट वी आर नॉट गेटिंग good feedback, good evaluation, and not getting to know where are we wrong, why our question is wrong and what evaluators are saying is right। ठीक है, there's a poll also। So beginners, a lot of beginners and 1 year people we have, but let's talk to Kunal। Kunal, are you here? You can unmute and just tell me what problems you have। He's saying his headphone is not working, so he will type in the chat section। Okay, please do write। Okay, so यहाँ पे मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में एक चीज बताऊं, आपका कंपटीशन, क्योंकि हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, सो योर कंपटीशन इज विद योर पियर्स, जो आपके साथ वाले लोग हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है, प्लस ऑलरेडी द पीपल हु हैव क्रैक्ड वंस। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि हर साल मेंस में कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ऑलरेडी आईपीएस होते हैं, वो अपना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठे होते हैं। सो यू हैव टू कॉम्पीट विद दोज पीपल ऑल्सो, दोज हु ऑलरेडी हैव नेक टू क्रैक दिस कॉम्पिटिशन। तो आप देखेंगे बहुत सारे रैंक ऑलरेडी दे आर रैंक होल्डर्स। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपका आंसर कितना अच्छा होना चाहिए कि आप उन लोगों को भी टक्कर देके रैंक ले रहे हैं। देखो अभी तक आपका अगर क्लियर नहीं हुआ है ना एग्जाम, यू माइट बी थिंकिंग कि क्लियर हो जाए तो बहुत है, बट लेट मी टेल यू, वंस यू क्लियर द एग्जाम एंड यू गेट अ रैंक विच इज 800 और यू नो अबव 500, तब भी यू वॉन्ट फील सेटिस्फाइड। आपको लगेगा कि यार इसमें तो आईएएस आईपीएस तो नहीं बने, डैनिक्स मिल गया या कोई और सर्विस मिल गई।
So to get a good rank, your answer should really be good. Your answer is the one which will decide your rank in the examination, and I think that is very important to every aspirant who's preparing और इतना हार्ड वर्क वो कर रहा है. So साइकिल 3 महीने की आपकी रहती है, बट अब इन दिनों को हम कैसे डिवाइड करेंगे? जो 3 चीजें मैंने आपको पहले बताई, एक्सरसाइज, और उसके बाद 1-2 दिन के लिए आई विल गिव यू सम जनरल टॉपिक्स टू राइट. सो राइट नाउ यू टेक अ होमवर्क सो दैट कल हम शुरू कर सकें. टेक एनी टॉपिक एंड राइट 1 पेज ऑन इट. टेक एनी टॉपिक, उसके बारे में रैंडमली आप कुछ भी लिखो. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी अबाउट हेल्थ, इट कुड बी अबाउट एग्रीकल्चर, जो भी मेंस का सिलेबस है उसमें से कोई टॉपिक उठा लो. ठीक है, कल आप अपने वो शीट्स एक बार के लिए डाल दीजिए. ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी वेयर आर यू while writing. और प्लीज कहीं से देख के मत लिखना. whatever you know about that topic, कोई भी टॉपिक उठा लो, एक बार बस टॉपिक का नाम ऊपर लिख देना, that you are writing about women, you are writing about women empowerment, anything. just कल एक चीज आप ये करेंगे, क्योंकि कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. सो आई विल जस्ट हैव एन आइडिया, वेयर आर यू, वेयर डू यू स्टैंड while writing the answers. okay, this is the one thing you have to do. rules ये रहेंगे, जब आप अपना पीडीएफ चेकिंग के लिए डालेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एक छोटी सी वीडियो के साथ दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, हम जैसे इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे. Many students don't know how to write introduction. तो ऐसा नहीं हम एक ही दिन में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी. देखो, वैसा भी मैं कर सकती हूँ कि एक ही दिन में आपको क्वेश्चन दे दिया, that you keep on writing answers and I keep checking. तो आपको गलती नहीं पता चलेगी. इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्मार्ट एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इन 2 चीजों की तो हम बहुत अलग से प्रैक्टिस भी करेंगे. सो जो एक तो जब आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना आंसर डालेंगे या जो भी एक्सरसाइज आपको करने के लिए कहा जाएगा, उसको पीडीएफ फॉर्मेट पे ड्रॉप करिएगा. ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होगा कि हम लोगों को उसको चेक करने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, देन वी कैन राइट आवर कमेंट्स ऑल्सो. और अगर आप एक पेज लिख रहे हैं और एक पेज उसके साथ खाली छोड़ देना, सो दैट वी कैन राइट कमेंट्स. आपके हैंड राइटिंग के ऊपर हम नहीं लिखेंगे. यू विल गेट द प्रॉपर कमेंट्स कि कहाँ पे कमी है और क्या ठीक करना है. सो दीज आर द 2 थिंग्स. एंड वंस योर आंसर इज चेक्ड एंड रीपोस्टेड इन द ग्रुप, आप अपना पहले वाला डिलीट कर देना. जैसे आप फीडबैक पढ़ रहे होंगे, पुराने वाला डिलीट कर देना, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, अराउंड 107. मुझे 50 का बैच लाना था, बट देन मेनी स्टूडेंट्स पेड ऑलरेडी एंड वी कैन नॉट से नो. बट अब रजिस्ट्रेशंस बिल्कुल क्लोज्ड हैं. सो यू विल जस्ट डू फॉलो दीज थिंग्स, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एन एपरेटस बहुत अच्छा कि आप वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं. वी विल डेवलप इट समहाउ, कुछ टाइम लगेगा उसमें, बट जब तक हम टेलीग्राम पे कर रहे हैं. सो दीज रूल्स, अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारे लिए और आप दोनों के लिए इजी रहेगा साथ में आगे बढ़ना. सो वन इज पीडीएफ, अनदर इज डिलीटिंग द ओल्डर पोस्ट जो अनचेक्ड है, जब आपका चेक होके आ गया. ठीक है, इन केस उसके बाद आपको चेक हो गया आपका, आप नहीं चाहते कि कोई और पढ़े, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन डिलीट. बट अगर पढ़ा रहेगा तो अच्छा. देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज सेइंग कि मैम प्राइवेट में नहीं चेक कर सकते. देखो, नोबडी नोज यू पर्सनली. आपका आंसर देख के या आपको किसी का आंसर देख के क्या हेल्प मिल जाएगी, यू डोंट अंडरस्टैंड. यू विल गेट टू नो कि उसका आंसर मुझसे अच्छा क्यों है, या मेरा आंसर अगर कुछ कमी रह रही है तो कहाँ रह रही है. तो कीप एनालाइजिंग दैट, जस्ट हेल्प ईच अदर. विद्या जितनी बांटेंगे उतनी बांटने से और बढ़ेगी. सो दैट इज फाइन. एंड ग्रुप में डोंट चिट चैट एंड आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस अदर देन आंसर राइटिंग राइट नाउ. और एक चीज और आप करेंगे, सिलेबस. जस्ट राइट येस और नो. कितने स्टूडेंट्स हैं जो जैसे ही आर्टिकल पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि सिलेबस के कौन से पार्ट से है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ वेल यू अंडरस्टैंड सिलेबस, because that is very important for answer writing. You understand, right? ठीक है, open questions. Yes, I'll open questions. ठीक है, कल का आपको एक काम समझ में आ गया कि write any topic, okay? और उस टॉपिक पे आप लिखेंगे. नेक्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शंस. और कल एक यूट्यूब लेक्चर में लाइव आपके लिए डाल दूंगी या रिकॉर्डेड, उसको देख लीजिएगा फॉर सम मोर इंस्ट्रक्शंस. फिर धीरे धीरे बीच में व्हाट आई एम प्लानिंग, देखिए इनिशियली मैंने प्लान किया था सिर्फ इतना दैट आई विल इवैल्यूएट, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का कि इतने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं. सो आई एम थिंकिंग टू टेक लाइव क्लास. बीच में कभी कभी लाइव क्लास ले लूंगी आपको थोड़े, जब बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट चेकिंग योर आंसर कॉपीज
आई गेट कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उसको ठीक करवाने के लिए मैं लाइव क्लास लूंगी, तो उसको प्लीज आप अटेंड करें। रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, बट लाइव में ये होगा, यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो यस, दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू टेक दिस कोर्स अहेड। अब आप लोगों के कोई सजेशंस हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके लेते हैं, लेकिन उससे पहले आई जस्ट आस्क निधि मैम कि वो अब कुछ बता दें इस कोर्स के बारे में, हाउ शी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, शी विल लेट यू नो, and then I'll just introduce my co-founder to you. Nidhi ma'am. Yeah, so good evening everybody and thank you so much आप सबके इस रिस्पॉन्स के लिए। आप लोगों ने हमें YouTube पे देखा होगा डेफिनेटली पढ़ाते हुए, वेरोनिका मैम को, मुझे। हम एक सेम कंपनी से आते हैं, एक्स एजुकेटर्स हैं हम एक ही कंपनी के। तो ये जैसे मैम ने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते थे इस बारे में कि कहीं ना कहीं एक लैक हो जाता है बच्चा, कि वो आंसर राइटिंग एक ऐसी जगह है जहां पर वो छूट जाती हैं चीजें, वो हो नहीं पाता है। और उसमें भी लिखना तो आप शायद हो सकता है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख लो, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप, मैंने देखा वेटरन्स हैं यहाँ पर जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से लिख भी रहे हैं, बट अगर उसका सही इवैल्यूएशन ना हो तो वो कितना भी आप अच्छा लिख रहे हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे कमियां छोड़ रहे हो, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैम ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, मैं उन पे और ज्यादा एम्फेसाइज भी करूंगी, कुछ चीजें ऐड भी करूंगी। नंबर 1 इज, ये कोर्स का इंटेंट इज नॉट जस्ट टू मेक यू राइट आंसर्स बट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जब आप एक प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिख रहे हो ना, तो ऑलरेडी आप बहुत पढ़कर आ चुके हो, तो आपके पास ज्ञान का तो भंडार है। अब उस ज्ञान को कैसे यूटिलाइज करना है अपने आंसर्स में, वो हमें जज करना बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल है कि आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे फ्रीडम मूवमेंट नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन पूछ रहे हैं। अब आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और उन्होंने आपसे क्या पूछा है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पार्ट्स, एज मैम टोल्ड यू, कि आपको पार्ट समझने जरूरी है, कि अगर सेक्शनल है क्वेश्चन, 3 पार्ट्स दिए, तो आपको 3 पार्ट के आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर आप एक ही पार्ट पे सारा का सारा एम्फेसिस कर दोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स, चाहे आप कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि यस, देयर इज वर्ड लिमिट, देयर इज अ स्टाइल द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टू। वो आपकी नॉलेज काफी हद तक चेक कर चुके हैं प्रीलिम्स में, अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको समझ कितनी है, क्या आप एक्चुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट्स आप बनोगे तो आपको वही तो करना है। यू डोंट हैव टू जस्ट सी द प्रॉब्लम एंड गिव एवरीथिंग, you have to give the best solution and this is what they do, right? उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, गवर्नेंस की या पॉलिटी की बात करूं, जीएस पेपर 2 की बात करूं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं आपको। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में पार्ट्स मिलते हैं, जहां पर आपको एक सेक्शन जो होगा क्वेश्चन का, एक पार्ट जो होगा क्वेश्चन का, वो मिलेगा जहां पर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। लेट्स से फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ लेंगे, कैसे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट जो होगा वो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन के ऊपर होगा और उसका एनालिसिस होगा, दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो मैम उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर जो भी आपका एनालिसिस है वो होगा, लेकिन उसको आपको जस्टिफाई करना होगा। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट इज हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर आंसर्स, जिस पर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। ये भी एक इंटेंट है इस कोर्स की, कि आपको वो समझ आना चाहिए। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सही है कि गलत है। सही गलत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन सही गलत नहीं होते हैं। इट इज हाउ करेक्टली एंड हाउ लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपने जो पॉइंट बोला है उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप कन्विंस कर पा रहे हो एग्जामिनर को कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, एंड दीज आर द रीजंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें वो आइडेंटिफाई करना सीखना है, वो हम करेंगे यहाँ पर। जैसा मैम ने आपको एक एक्सरसाइज भी दी है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक छोटा सा आंसर लिख के एक शीट बनाकर डालनी है। यहाँ पे मेरा सजेशन, मतलब मैं ऐड ऑन करूंगी, आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक पिक कर सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। उससे भी हम जज कर सकते हैं, कि थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे, जैसे बहुत सारे बच्चे बिगनर्स हैं, तो उन बिगनर्स के लिए सजेशन ये हो सकता है दैट व्हाट यू कैन डू इज, आज का पूरा रूटीन जो आपने दिन भर में किया है, राइट इट डाउन। आपको कहीं से कॉपी नहीं करना, वो एटलीस्ट विल गेट टू नो द वोकैबुलरी, विल गेट टू नो द सेंटेंस फॉर्मेशन, विल गेट टू नो कि आप उसको एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक वेरोनिका मैम विल अग्री विद मी कि आप क्वेश्चन को टॉपिक पिक करना चाहते हैं, आप टॉपिक पिक कर सकते हैं, और एल्स
एक डायरी नोट लिखते हैं ना, डायरी लिखते हैं ना अपनी, उससे आपका एक्सप्रेशन हमें समझ में आ जाएगा कि आप कितना क्लियरली अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो. यू कैन डू दिस, नंबर 1. सेकंड, इसी का सजेशन ये है कि पिकअप एनी आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. हिंदू मत पकड़ना, हिंदू थोड़ा टेक्निकल पड़ेगा. इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स एडिटोरियल सिंपल होते हैं कंपैरेटिवली. व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू डोंट वांट टू पिक अप एनी टॉपिक, उस एडिटोरियल को पढ़ो, समराइज इट इन योर लैंग्वेज. उससे भी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसका कंटेंट समझ में आया, उसको कितना आपको समझ में आया, आप कितनी वोकैबुलरी यूज करें, उसको उसका एक सिनॉप्सिस एक थोड़ा सा समराइज करके हमें लिख के दे दो, हमें आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है. राइट, 2 इंपॉर्टेंट चीजें. तीसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैम ने भी हाईलाइट की है, सिलेबस. We need to understand the syllabus. We need to understand the demand of the syllabus. Yes, UPSC can ask anything under the sun, but wo anything under the sun is confined into a syllabus. So before you get into answer writing for any of these subject, any GS subject, it's better you be thorough with the subjects and the syllabus. Trust me guys, it is a must. जो beginners हैं, जो veterans हैं, उनको पता होगा syllabus. The syllabus should be on your fingertips. आपको syllabus का एक एक section, एक एक part पता होना चाहिए when it comes to main syllabus. Because UPSC के पुराने papers उठाकर देख लो, कभी भी वो syllabus के बाहर नहीं जाते हैं. वो अलग बात है कि थोड़ा vague हो जाता है syllabus, but रहता वो syllabus में ही है. तो before you jump into answer writing, the beginners, this is for the beginners, be thorough with your syllabus. Whatever subject you are getting into, right? So syllabus अगर आप चाहेंगे तो syllabus पर भी हम एक डिटेल, मतलब एक छोटा छोटा वीडियो अपने अपने सब्जेक्ट का ला सकते हैं. If you guys would want that, we can do that. कि आपको syllabus कैसे समझना है या syllabus के parts को कैसे समझना है, कहाँ से उसको कवर करना है, that can be done. So I think these are few points that I wanted to put across. Over to you, Veronica ma'am. Yeah. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, आपने काफी चीजें ऐड ऑन की. सो आज का ओरिएंटेशन इसीलिए था कि ग्रुप कैसे चलेगा, ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज थी. अभी भी किसी की क्वेरी है ग्रुप के बारे में तो वो हाथ, दे कैन रेज हैंड्स कि क्या हम क्या करने वाले हैं. अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मेनी पीपल वर आस्किंग मी फॉर द शेड्यूल. See, this is the plan जो एक दिन पहले मेरे माइंड में आया और मैं लेके आई, because the intent is about really helping you people with answer writing. So there is no other intent behind this initiative. So किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. So देखो, अगर आप जिस क्रिएटिव से आप लोग ये देख के आए होंगे इस बैच के लिए, तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने वीडियो क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लासेस ये सब नहीं डाला था. आई थॉट दैट आई विल कंडक्ट आस्क 2 of IAS ऑफिसर्स टू कम, कि आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो लोग जो एग्जाम क्लियर करके गए हैं वो भी अपने इनसाइट्स आपको देंगे. बट देन लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, आई एडेड अप कि हम लोग क्लासेस भी लेंगे. ठीक है, जहाँ पे थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं, 5-10 मिनट का, जहाँ पे आपको बस एक पॉइंट दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है. सो यस, क्वेश्चन इज टोटल मंथ शेड्यूल, ये 1 महीने का है अभी. ठीक है, दिस इज फॉर 1 month कि आप करके देखिए. देखो, मैं सीधा 3 महीने 6 महीने का आप लोग भी पैसे देके आ जाते, देन स्टूडेंट्स डोंट टेक इट सीरियसली अगर उनको पसंद नहीं आए. सो लेट्स डू इट फॉर 1 month. यू ऑल्सो सी कि आप में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या आप नया सीख रहे हैं जो आपने कहीं और नहीं सीखा. And we will be covering all GS papers. So I am an expert in environment ecology, science and technology. Ma'am is a polity expert. Then we have history and geography experts also with us. ठीक है. So ethics का अभी मुझे लाना पड़ेगा किसी को. That will get the expert for you. But GS 3 तक we have all arrangements. क्योंकि GS 3 तक art, देखो, answer writing is an art. चाहे आप वो पॉलिटी में कर रहे हो, चाहे आप इन्वायरमेंट में कर रहे हो, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट. तो वो एक जैसा है, उसमें कुछ अलग नहीं है कि मैम आप पॉलिटी का भी करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको नॉलेज तो पढ़ के आएगी. आप बिना नॉलेज के आंसर राइटिंग को कभी शुरू मत कीजिए. यू वॉन्ट बी एबल टू राइट द आंसर. नॉलेज इज द प्राइमरी थिंग, राइट? सो नॉलेज किसी की भी, आप लिखना कैसे है, हाउ टू पुट दैट इनटू वर्ड्स, ये हम सीखेंगे. कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए. 5 लाइन से ऊपर आपका इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए. सो व्हेनेवर यू प्रैक्टिस, मार्जिन्स ड्रॉ करो और एक डॉट लगा लो. इंट्रोडक्शन बस इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, बॉडी को आपको पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में डिवाइड करना है. What to underline? You need to understand कि बॉडी में क्या आएगा. बहुत से लोग सोचते हैं वे फॉरवर्ड, when we write way forward that is a conclusion. No,
Way forward is a part of body. It is not a conclusion. Conclusion is most important, क्योंकि जब एग्जामिनर मार्क्स देगा वो कंक्लूजन पढ़ के देगा. अगर कंक्लूजन आपने अच्छा नहीं लिखा, पीछे जितना भी अच्छा लिखा, you won't get the marks. And one more thing that is important, handwriting. Many people, many aspirants don't work on their handwriting and they just leave it on the examiner to understand it. Don't do that. I'll add on one thing here, Veronica ma'am. मुझे लगता है इनको उससे ना समझ में आ जाएगा. देखो, introduction is your cover, is your first impression. कि एग्जामिनर आपके जो आंसर की बॉडी है, जो आपने कंटेंट दिया है, उसको पढ़ेगा कि उसके ग्रिप बनाने के लिए इंट्रोडक्शन दिया जाता है, टू हैव अ ग्रिप ऑन योर आंसर. अगर आपने वो दे दिया, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो पहला इंप्रेशन है आपका, तो आपकी बॉडी पढ़ी जाएगी, उसमें आपका एक्चुअल कंटेंट जाएगा. एंड कंक्लूजन इज वन थिंग विच कैन एक्चुअली गेट यू एन एडिशनल हाफ मार्क और 1 मार्क विच कैन मेक अ डिफरेंस फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. वो उसका फाइनल आपका इंप्रेशन है, कंक्लूजन, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि ये वेल लर्नड बच्चा है कि नहीं है. So body, yes, body, I think more or less everybody is going to have the same body because the questions की demand अगर आपको समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं content is going to be more or less same. You getting my point? But intro, the grip and final impression, these are the places जहाँ पे आप extra marks ले सकते हैं, एक edge ले सकते हैं, and I think we will be working on that for you guys. Okay, so Akhil is asking, ma'am, will you give questions daily or can we write and send you the answers daily? No, we will be telling you what to do. Okay, first of all, आप ये करेंगे तो I'll get Akhil. आपको कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन में? If you can unmute and just have a word with me rather than chat. Ma'am, almost 1.5 years. 1.5 years. So आपके लिए तो काफी better होगा to write an answer also, right? So Yes, देखो, ma'am. राइटिंग तो आपका शुरू हो जाएगा. So जैसे मैं शुरू में आपको इंट्रोडक्शंस दूंगी, so let's work part by part, one step at a time. जब आपका, क्योंकि देखो 1 month का कोर्स ऐसा तो नहीं है कि whole month I will just make you keep on writing introductions. No. So 2 days if we are writing introduction, so let's make that part very strong. 2 दिन में होता नहीं. I'm telling you it takes 3 months, but you are already into the process. So for you 2 days are sufficient here in the course. To make introduction your strong part, and then we'll work on body and conclusion, right? So I'll give you what to do, because ultimately I have to give you a personalized touch. I have to see your papers, so we'll do likewise. So full questions भी उसके बाद हम करेंगे, उस जिसमें whole spectrum of your GS will be covered and those will be checked, examined as well. Okay, Akhil? Thank you. Yeah, ma'am, thank you. So what schedule will be there in this course? So schedule ही explain कर रही हूँ मैं तब से. That firstly, let's do a 2 or 3 days exercise identifying the questions, the parts of the questions and the traps in it, and then we'll work on the introduction part. Okay, and after that we'll start writing the full answers and we'll give you evaluation as well as we'll take in between classes also. अगर आप लोगों को जरूरत होगी कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, and we'll get 2 officers in the services for 2 sessions also. उसका dates मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगी. Okay, but अब लिखना देखो, आज भी there are 107 students in the group and only 46 are here. So this is what happens कि people take the course. I have seen जिन लोगों के पास पैसे भी हैं, who can afford, वो 1.5-2 लाख के कोर्स भी ले लेते हैं, and then they don't go to the classes offline. I see what is happening in Rajendra Nagar. कितने लोग classes attend करते हैं और कितने खा रहे हैं, घूम रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. So ultimately that's what will bring you in the services and what will not, right? So अगर आप लोग serious हैं, लिख रहे हैं, आपको फायदा तो होगा. Yeah, somebody is saying something. Anybody? Any question? किसी का कोई क्वेश्चन है? Anything? Just be regular. That's all I can say. तभी आपको फायदा पता चलेगा. If somebody is here कि यार देखते हैं ये लोग भी क्या करवा रहे हैं, 99 ही तो है, 99 rupees doesn't matter to anybody. वो तो यूं ही देके भी आ जाते हैं. But I will just say, take the benefit of the course. You'll see the difference. Kirat, you want to say anything? Kirat is not there. Okay. ठीक है, that's what I wanted to tell you. ग्रुप में अपना decency और maintain the sanctity of the group. Rest all will be taken care. And if you have any feedback, suggestions, हम लेंगे. देखो इसमें कोई टाइमिंग नहीं है. मॉर्निंग में by 10 I'll
put an exercise for you. उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रही हूँ, so that you don't have to adjust your schedule according to proxy ज्ञान schedule. So you will have whole day to post. Okay. Okay. Opened question for. I think somebody has raised their hand. Yeah. Please. GV Sai Kumar. Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, actually, I'm preparing for past 4 years. But unfortunately, that preparation is only limited to the prelims part only. I did less for mains part. Okay. So I have doubt that toppers usually say that they made one A4 sheet notes for each topic. And I just want to know what is the time to do such task. I'll tell you. So yes, Okay, okay, that is all. And one more doubt I also asked in the group, that do we need to follow any other plan in addition to this answer writing? Sorry, आपकी आवाज just I missed what you said. Second part. Actually, for mains part, is it enough to follow this plan for mains orientation, or do we need to put any extra efforts like joining other mains test series, etc., etc.? So are you giving mains? You're not giving mains right now. Of course, you're preparing for the next C. Yes, ma'am. This course is a value addition course. Okay. Okay. So there are full quality enrichment courses also that probably our team will introduce in next few months. Full quality enrichment course, because that is a huge course. This is a very short 1 month course to give you value additions in answer writing. You also know, एक महीने में if somebody is starting, they cannot understand how to write answers. It will take at least 3 months. And for someone who's already preparing like you, many years into preparation, you also know to cover the main syllabus fully, it takes at least 2.5 months for quality enrichment thing. So this is a value addition course. In case you find there are many institutes who are giving, but again, they are very costly. If you are ready to put in money, you should. But we will be introducing one more after 2 batches of answer writing. We will be getting quality enrichment course also. You can join that also. But that will be different because there are 2 different parts. Answer writing. Here we are focusing on answer writing, right? We are not teaching you the mains oriented topics. That will only be just through your answer. So my focus is to make you learn the art of answer writing. But we are not teaching you anything regarding mains. So for example, today I give you a question on sacred grooves. So I'm not teaching you what are sacred grooves. I assume that you know. Now I am teaching you how to write about sacred grooves. Okay. So that is the difference between the enrichment programs and the answer writing program. Okay. And first part of question that you asked, yes, that is very right and very important, how to make notes and how toppers make the mains notes. They take A4 sheets, and if you see or examine the syllabus closely, just make notes of each and every topic and A4 size sheet. So you have all the kind of information, the facts and figures related to those topics in your mind, and you're revising them. And if there is something new coming up that you need to update, so you just need to add one sheet. Because if you make notes on such copies, notebooks, what happens if there is an update, you cannot add, right? So it's very important that I would suggest to make notes on A4 sheets of all the topics given in the main syllabus. Just 1 page note, relevant figures, facts that could be used in introduction and conclusions. Because I'll help you in identifying many keywords that can be used around. I'll give you a list of 50 or 60 or 100 keywords that could be used in introductions and conclusions. For example, in environment, community awareness or involving the community is such a point that you can use in all the answers of environment, right? So there are certain keywords that we identify that can be used in various things. So we'll help you with that. So this is 1 month. So let's see how much we can do for you and how much you are willing to take up. अभी है ना कि हम एक दिन में सिखा दिया, अब वही चीज 10 दिन आपने प्रैक्टिस किया तो वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा.
But if you're practicing just for one day and then we're shifting to next topic, so there will be a difference, right? So this course can be extended later on. We'll just see, let's see how it works out, and accordingly we can plan to extend the course also. Anyone else? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. See, my biggest aim here is that I have left my job because I've seen there are many good coaching institutes, many good teachers teaching, but somewhere when money flows, the content depletes. That's what I've seen. Nobody is focusing on content. So that is what at Proxy Gyan we are trying to do, and we want to do. Only work on content. So that you will see in this course will be totally, and I don't want 1,000 students. I want 100 good students and help them personally. That's our motto. That's the motto of my team. Okay. मैम एक्चुअली आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया. आई एम शॉक्ड कि 50% लोगों ने भी नहीं ज्वाइन किया. I knew this, Avijit. I knew this. See, when I take batch of 250 students, only 30 students come. So that is why यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे ना मैम आपने तो 50 बोला था, आपने 100 admissions ले लिया, because I knew if I invite 100 people, only 50 serious people will come. Okay, that is the thing, but that is fine. That is their take, how they want to. We have to give our best to teach them. So जो लोग आए उनको मेरा यही request है, keep following what we are telling you. You'll see the results. Somebody has asked. Somebody has raised hands. GV Sai Kumar, I think. Yes, you can unmute. We just had a word with him now, Veronica. Acha, we all okay. Syed Ali Yeah, Ashraf. Okay. Hello. Yes. Hi. Hi, good evening, ma'am. Good evening. मैम एक अमूमन बात होती है कि पैराग्राफ राइटिंग या पॉइंट वाइज राइटिंग, इसके बीच का क्या डिफरेंस होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मतलब क्या चॉइस होनी चाहिए लिखने की आंसर? Very good question that I also wanted to talk about. See, पहले मुझसे अगर 2 साल पहले ये कोई चीज पूछता ना, तो I would say it's a personal choice कि तुम अगर पैराग्राफ में अच्छे हो, write in paragraphs. If you are good in writing in points, write in points. But recently 2 साल से टॉपर्स की कॉपीज जितनी मैंने एग्जामिन की, I will take a session जहाँ पे all of us will examine साथ बैठकर टॉपर्स की कॉपीज. You will see their writing in points. Very less substantiation, more points. They're writing in bullet points. Let me mute somebody. Please switch off the mics, everyone. Okay, it's disturbing. Okay, so yes, Ashraf, I would say right now points are working more. Still, I would say there are few people who are getting through paragraphs also. So that is why I won't say now it's a personal choice, because jitna maine examine kiya, I think I've seen almost 100 copies of toppers, different toppers. Everybody is writing in points. I'll add to what ma'am said to points and paragraph wala question of yours. You are there, what you are writing, you have to make the work of the examiner easy. Because there are a lot of copies that the person has to check. There are a lot of quality content that he has to check. You have to, make it minimum words within the word limit, the best content, so that you can actually have an edge again. So वही points and वो जो मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि points have become very very important these days पिछले कुछ सालों से, because the competition is increasing, because they're like very good learned aspirants who are getting through mains, और उनमें से फिर निकल कर आते हैं कुछ बच्चे ना. So उसको अपने आप को differentiate करने के लिए I think pointers are the best ways to write. Number 1. Number 2, make the work of an examiner, as a teacher I'm telling you, easy. उसका काम आसान करोगे, उसको highlighted point दोगे तो उसको मजा आएगा, वो नंबर देने में हिचकिचाएगा नहीं. So that way I think points, आजकल points काम करते हैं. But then with UPSC I think there is no set pattern. Trust me on that. UPSC is unpredictable public service commission. So depending on the question again, demand of the question. But let me see if I can share my screen. I'll show you few answers, okay? They're lying on my desktop only, but एक बार मुझे बस देखने दो. I'll be switching off my camera and mic for a minute. Okay, sure, ma'am. I'm just showing them. Yeah. Let me see. बाकियों के questions पे I'll come. काफी लोगों ने पूछे, but उससे पहले जो बैच चल रही है तो आगे डिले करने से अच्छा है. Let's do it.
right now. Kirat, are you here? Can I share my screen? I don't know how to do that. Okay, wait. And 3 dots on the Yeah. I've just seen select a tab. Entire screen ही share करते हैं, ठीक है? Share. Okay. So just wait. Okay. So you're able to see my screen now? Just give me a heads up. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम यहाँ पे GS1 देखते हैं, या इशिता किशोर का भी है, ये देखते हैं, ठीक है? देखे हैं आप लोगों ने पुराने ये टॉपर्स की कॉपीज? देयर आर फ्यू. देखो, दिख रहा है सबको? पहले बता दो मुझे एक बार, कोई यस नो? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. देखो ये किसी टॉपर का ही है, विजन ने ma'am. डाला है. मैंने बहुत सारे सेव करके देखे. आई डिड लॉट ऑफ एनालाइजिंग. मैं ये करती रहती हूँ, इसलिए मेरे डेस्कटॉप पे ही रहता है. See how they have written. So the question is highlight the attributes of leadership. Analyze why it is important. जो मैम ने बात बोली कि प्लीजिंग होना चाहिए एग्जामिनर के लिए भी ना, कि वो लगे कि उसको यार मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो 2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा. See now points does not mean कि आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं. Now see इन्होंने कैसे लिखा है, एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप पे डब्बा बना दिया, आगे अंडरलाइनिंग भी किया है ना. सो दिस इज हाउ दे आर राइटिंग. और ये क्या, मैं आपको और कॉपीज अलग अलग लोगों की दिखाती हूँ, जस्ट सी हाउ दे आर राइटिंग. ठीक है, तो यहाँ से हम एनालाइज करेंगे व्हाट इज वर्किंग. तो भाई जो चीज वर्क कर रही है वहां पे हम अपना किस लिए डालें, खुद का कोई नया खिचड़ी. सो इट्स बेटर, राइट? सो दिस इज वन. आई विल शो यू मोर. ठीक है, इसको बंद करते. ओहो पूरा बंद हो गया, वेट. सो लेट्स सी यहाँ पे किसका कॉपी पड़ा है. सो यहाँ पे भी कुछ पड़ा ही है. सो दिस इज ये कौन है, जागृति अवस्थी, राइट? सो सी अगेन शी इज राइटिंग इन पॉइंट्स. डॉट्स इन्होंने लाइन की जगह ऐसे पॉइंट्स में लिखना पसंद किया, बट यू विल सी द पॉइंट्स एवरीवेयर, है ना? तो मैंने जितनी कॉपीज यहाँ पे देखी हैं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू ऑन दिस क्वेश्चन जो अशरफ ने पूछा. वेट, ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहती थी. एनालिसिस वाला इसको एक एक करके भी एनालाइज करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू व्हाट आई सेड कि दिस इज व्हाट इज वर्किंग ऑफ लेटली. ओनली द पॉइंट वाला थिंग इज वर्किंग. सो वी विल फोकस ऑन राइटिंग लाइक दिस. क्लियर? तो मैम का पॉइंट बहुत सही है कि एग्जामिनर भी तो खुश हो रहा है ना, उसका काम आसान कर रहे हो. द गुड राइटिंग एंड इजी फ्लो ऑफ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम टाइमिंग क्या हो? मैम थैंक यू, वी विल वर्क. हाँ ओके. सो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया. हाउ मेनी क्वेश्चंस अ डे? सी एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, उसमें पार्ट्स होंगे. जैसे अभी शुरू में आइडेंटिफिकेशन है, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है. तो जब आंसर राइटिंग वाले पार्ट में आएंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ताकि मैं भी पर्सनली मैम हम लोग चेक कर सके अच्छे से. ठीक है, क्योंकि आप देखिए इट इज नॉट अबाउट द वॉल्यूम कि आप कितना लिख रहे हैं, इट्स अबाउट द आर्ट, गेटिंग द आर्ट राइट कि लिखना कैसे है. तो वंस यू हैव गॉट दैट, क्योंकि एक टाइम के बाद आप देखेंगे आंसर राइटिंग करने में बहुत मजा आने लग जाता है. इट बिकम्स वेरी एडिक्टिव, बट वो आर्ट उस लेवल तक आपको पहुंचना है. Where to get correct answers of previous mains question? बहुत सारे compilations मार्केट में आते हैं. अरिहंत है, there are many compilations. So अभिषेक सिंह मैम, लास्ट में टाइम नहीं बचता तो बुलेट्स में लिखने से पेज भरेगा. देखो ये पेज भरने वाली बात मत करना, बिकॉज क्वालिटी नहीं होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. इट्स नॉट अबाउट द पेज भरना थिंग. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज अप्रोच कॉल्ड 753. सुना है इसके बारे में? 7 मिनट में लिखना आना चाहिए, या 8 मिनट मान लो. 5 पॉइंट्स होने चाहिए जिनको पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, या उसके आगे आप सब पार्ट्स करेंगे. और 3 डायमेंशंस होनी चाहिए आपके आंसर में. डायमेंशंस मैटर. देखो जीएस और ऑप्शनल आंसर राइटिंग में फर्क डायमेंशंस का है. व्हेन यू डू ऑप्शनल राइटिंग, आंसर राइटिंग, देयर योर एक्सपर्टीज इज नीडेड, deep knowledge is needed. Okay, the answer writing is very different of optional and GS. And in GS, your knowledge, your depth of knowledge does not matter. Your dimensions of knowledge matter. कि कोई कल को जो उनको IAS ऑफिसर चाहिए, वो चाहते हैं कि उसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, बहुत डीप नॉलेज ना हो, बट बेसिक नॉलेज हो. So that's what is needed. You don't need to do PhD in GS. So don't say कि पेज भरना है, उससे नुकसान होगा.
ओके, व्हाई दे आर नॉट चेक्ड? दिवांग, ये विजन ने डाली है, सो यूजुअली वो चेक करके नहीं डालते, आपने जितने भी इंस्टीट्यूट्स का देखा हो, बिकॉज टॉपर्स को भी प्रॉब्लम होती है इससे, जैसे कि हमारा चेक किया हुआ मत दिखाओ, बस आंसर दिखा दो चाहे, बट मत दो, सो दैट इज फाइन, दैट इज बिटवीन देम, बिकॉज आई हैव हर्ड फोरम आईएएस वालों को ये कहते हुए कि दे डोंट वांट टू शो द चेक्ड वन। देखो चेकिंग यूपीएससी किस तरह से करता है, कई बच्चे जब हम लोग आंसर्स चेक करते हैं 3 नंबर देते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग, मैम व्हाई 3 आउट ऑफ 10, दिस इज वेरी रॉन्ग, वी हैव रिटन एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। यूपीएससी में जो टॉपर होता है उसके भी 50%, 52, 53, 54% मार्क्स होता है, सो यू हैव टू सी 5 इज फॉर द टॉपर, सो यू गेटिंग यूपीएससी एग्जामिनर्स गिव 0 आल्सो। आपने 3 पेज भरे हुए हैं लेकिन लिखा आपने सब कुछ है, हो सकता है आपने उसके आसपास लिखा हो जो आपसे पूछा है। इट इज नॉट योर स्कूल का कॉलेज का एग्जाम जहाँ पे पन्ने भरने हैं हमको, हमसे जो पूछा है उसका जवाब देना है वहां पर हमको। तो एक्चुअली ट्रस्ट मी, आई हैव सीन कॉपीज, मुझे पता है जहाँ पे 0 मार्क्स मिले हैं 3-3, 4-4 पेजेस के बाद भी, एंड इट वाज नॉट कंप्लीटली इररिलेवेंट आल्सो, उसके बाद भी 0 मिला बिकॉज इट वाज नॉट व्हाट वाज आस्क्ड। that is what is called trap, तो उसका हम practice करेंगे। ट्रैप इज वेरी स्कैरी थिंग, यू विल फील कि उसके बारे में लिखना है, आपको बहुत आएगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, बट दैट विल बी अ ट्रैप, यू डोंट हैव टू राइट अबाउट इट बिकॉज दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट कि ऐसा ऐसा होता है, now tell us what are the challenges, now tell us how can we improve, so you don't have to write what the statement has been given, so I need to identify the trap. Now next thing is, ma'am, I haven't written even a single answer till today, will I be able to write through this course? Yes Tanisha, of course, that is my motto. जिन्होंने नहीं लिखा है बस आपको लिखना है, ये कर देना कि जो पार्ट एक्सरसाइज में दे रही हूँ अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे then don't come complaining, then I will, अगर कोई कंप्लेन करने आया ना एंड में कि मैम इस कोर्स में ये चीज नहीं मिली जो आपने बोला था, I will check all days कि आपने फॉलो किया या नहीं किया, otherwise don't come complaining. Okay, Harsh, writing in points breaks flow, but okay, if it's that difficult for you can go for paragraph also, but again there's nothing that you cannot learn. Answer writing is not something that you cannot learn, and it is very difficult. You can definitely learn, and your points will not be broken. Also, it's not about writing pointer. It's not what ma'am is saying कि आपको points ही 1, 2, 3, 4 लिखना है. No, it can be a flow chart, it can be a diagram, it can be a representation. Presentation आप उस तरह से कर रहे हो कि बीच में एक heading दे दी, उसके बाद आपने चारों तरफ उसके pointers डाल दिए. It's actually not. It is basically making the examiner understand in minimum words the word limit, the question that is asked, giving that information और एक simplified way में. They don't ask you, they don't want you to use heavy words, heavy vocabulary. A lot of times हमें misconceptions हैं, confusion है कि बहुत ही vocabulary has to be like एकदम up to the mark और पता नहीं कौन सी advanced. No, they want simple answers, simple solutions. They want what they're asking you. They want those answers. वो आपसे बहुत thesis नहीं मांग रहे हैं, उसके लिए optional subject है. GS में वो जानना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टेट है वहां पर, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है. दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग देयर इन जीएस पेपर. ऑप्शन में आपको देना है ना पूरा डिटेल फिर. तो पॉइंट्स इज नॉट एक्चुअली 1, 2, 3 या बुलेट पॉइंट्स. इट कैन बी, इट इज नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ और अ स्टोरी. इट इज अबाउट गिविंग द आंसर इन अ सिंपल वे. Devang, we will practice, don't worry about your weak points, don't worry. And one more thing that I'll teach you next class. What is the difference when they have asked explain? What does elaborate means? What does critically, when the word critically is introduced in the question, the question changes completely, right? So we have to, what is elucidate? So different terms UPSC use karta hai na. So you need to have quite a grip over understanding what you have to write, where you don't have to criticize at all. Explain में पूछा है तो criticize नहीं करना, explain करना है. Critically analyze बोला है, so you have to give a pros and cons and take a stand for yourself, right? So we will learn that also. That is also very important because many students कि हम तो सब लिख के आ गए, but then they don't understand कि what has been asked in the question, and that one word makes a difference. Okay. So I guess timing क्या होगी बस it I have said there is no timing. Morning में आ जाएगा, you take your time, आप upload कर देना group में anytime, ठीक है? It will be checked. Okay, आप upload करते रहना. Once your question is checked, please delete the unchecked part so that we don't get confused while checking. कॉन्फिडेंस भारती करने के बाद आएगा, है ना? जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उसके बाद कॉन्फिडेंस. देखो
how to get confidence. That is a big point. Knowledge gives you the confidence, practice gives you the confidence. अगर ये दोनों चीजें आप नहीं कर रहे for at least 3 months, तो कभी नहीं आएगा confidence. So it is a marathon. You can't learn. Let me tell you again, I'm not saying कि 1 महीने में आप दिग्गज बन जाओगे आंसर राइटिंग के. No, but whatever can be taught, वो आपको बता दिया जाएगा. उसके बाद it is all about practice, practice and practice. अभी दिसंबर तक, इनफैक्ट जनवरी तक 2 क्वेश्चन, वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेली लिखने चाहिए. एक तो मैं आपके लिए इवैल्यूएट करूंगी डेली, बट आपको उसके सिवाय 2 और लिखने हैं. तो 2-3 क्वेश्चंस, 2 मान लो, 2 डेली के आप लिख रहे हो. मुझे बताओ, सब सच बोलना, डेली के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लिख रहे हो अभी तक? और आई थिंक ये चीज आपको राइट आफ्टर प्रीलिम्स शुरू कर देनी चाहिए थी. आर यू डूइंग दैट? Are you writing, all of you, this is a question to write yes or no. Are you writing 2 questions daily? No. बीच में एक yes आया, that is good. झूठ मत बोलना, हाँ? So most of you are not. So confidence नहीं आएगा. Practice. 9th-10th में मैथ्स पढ़ते थे ना, प्रैक्टिस नहीं करते थे. I did that mistake in my 10th class. My dad used to tell me, प्रैक्टिस करो वरना मैथ्स भूल जाएगा. मैंने अपना सिलेबस, 10th के बोर्ड्स मार्च में होते हैं, मैंने अपना मैथ्स का सिलेबस नेक्स्ट मार्च में पेपर होना है, तो मैंने अगस्त में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैथ्स को डब्बे में बंद कर दिया. और जब एग्जाम आने लगा जनवरी में, आई रियलाइज्ड मुझे कुछ भी नहीं आता मैथ्स का. और फिर वो तो कैसे मैंने, स्टिल आई गॉट 99 मार्क्स, क्योंकि मेरा डैड वाज ही यूज्ड टू टीच मी, तो पूरा दिन बैठ के पढ़ाया, फिर से ग्रिप आ गया. बट अगर वो डैड मुझे मार के नहीं पढ़ाते 10th में, तो मे बी मैं फेल हो जाती. सो इट इज अबाउट प्रैक्टिस. डोंट डू दैट मिस्टेक. नेवर डू दैट मिस्टेक. Okay, हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है, मैम what should be the source of questions and how to know what I have written is correct? Maths is still objective, has answers. Right. Now, again, practice say you will learn the art of answer writing, what introduction is to be given, what has been asked, what body is to be written, and how to conclude the answer. And मैम ने आपको पहले ही बोला, there is nothing called right and wrong in answer writing. So वो बताने के लिए हम हैं, और प्रैक्टिस के साथ आपको भी पता चल जाएगा what is right and what is wrong in art of answer writing, not in knowledge. Question आपका गलत कहाँ होता है? जब आप गलत इंग्लिश लिख रहे हैं. Many students, they struggle writing in English and they filled the this paper in English. Number 1 point. Number 2, understanding में problem होती है, या फिर आपके पास relevant knowledge नहीं होती to put into words. So there you get wrong in answer writing. Okay, rest again, Harsh, I would say practice will make you learn what is right and what is wrong, what is to be written and what is not to be written, and there is a flow of question. आप इंडस्ट्री में अगर चलते हो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, तो आप प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक पहुंचते हो. ऐसा नहीं है कि आप पहले पॉइंट में मार्केट की बात कर रहे हो, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो. सो देयर शुड बी अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ अ क्वेश्चन. सो वो आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करके आ जाएगा. जो प्योर बिगिनर्स हैं उनको दे हैव लॉट टू लर्न, और जो लोग काफी कुछ समय से प्रिपरेशन में हैं, वो कोशिश करें कि पूरा आंसर लिखें और वो इम्प्रूव कर पाए. जब हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं तो एक ग्रिप पा लें वो. ठीक है. Okay, the people who have raised answers जब आपका लेते हैं. More learners जिन्होंने raise hand किया है. Shreya is there, Abhishek is there. We can end the session of questions लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद कल से. Please unmute your mic. Hi, ma'am. Shreya here. Hi, Shreya. Ma'am, I wanted to ask that whenever we'll be doing these practice sessions, so would it be paper-wise or topic-wise? Like, how do we know that? How do we go with that flow? I mean, like, would you be giving randomized topics per day, or would it be with some particular sequence? So we'll be doing random sessions initially. See, in case we had been in the mains enrichment program, तो हम GS1, GS2, GS3 करते हैं, but right now we will have a random approach. Why? Because we are learning to write an answer. We are not learning the knowledge. We are not learning about the topics and the subjects.
Okay, so again I'm focusing, this course is to enhance your art of answer writing. So for polity, for any subject, environment science, the art remains the same, the creativity process remains the same. Does not matter what subject it belongs to, other than essay and this optional subject. Okay, Shreya? Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah, because identification of the question, let it be it a polity question, be it a geography question, be it an environment question, that remains the same. Okay, there are more. Abhishek, you can ask. Who else? Kaushal, Ashraf, कोई भी पूछ सकता है कैसे? Ma'am, Yeah, it is. yeah. Ma'am, there was a question once in a test series or means that different mudras of Buddha, right? Mhm. So someone told me that I should know the diagrams, right? The pictures in the book, and so is it even relevant to get all those figures in your mind, or especially related to this question? Because someone literally told me that, and the person has qualified, he's in the services, that no, you must know how to draw those mudras of hands, and in a rough way or in a good way, but you should know it. So my question is this. And knowing is very important, of course, because if you don't know the mudras, how will you write? See, knowing is one part, and then drawing is another part. So everybody is not good at drawing, like I am not. So what can I do? Yes, ma'am. Right. So, So yeah, please tell me. ma'am, continue. Yeah, so in that case, I would want you that you should definitely know the mudras, otherwise you can't write them. वो तो कभी याद ही नहीं होगा. इस तरह के questions are a bit conceptual, कि visualize कर पा रहे हो. So वही है कि उसको कुछ arrow करके बना दो, and you can write, you can, जैसे वो maps में नहीं होता that 1 meter signifies इतना on the scale. So you can do some that kind of thing अगर आप पूरे तरीके से draw नहीं कर पा रहे हो. Of course, if you're drawing the mudras, it will fetch you more marks. There is no doubt in that. Okay. Some questions do require diagrams and visual appearance. Not every question, but such a question would need. But अगर कोई नहीं कर रहा तो बस वो अगर ठीक से लिख रहा है और कुछ ड्रॉ करना लाइंस से, लाइंस को और फिगर्स से ड्रॉ कर पा रहा है, तो दैट इज फाइन. दैट विल डेफिनेटली फेच मोर मार्क्स. Thank you, ma'am. Yeah. Anyone else? There are many people who have raised hands. I think Janvi, you can unmute and ask a question. Okay, Janvi is not there. Kaushal, you can unmute and ask a question, please. Happy Meena. हेलो मैम. अच्छा. Hi. मैम एक्चुअली मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मैं सेल्फ डाउट में भी रहता हूँ थोड़ा सा. मैम मैंने 2022 में प्री दिया था तो वो मेरा क्लियर हो गया था, बट मैं लैंग्वेज पेपर में फेल हो गया था हिंदी में. एंड इन 2023 मैं प्री भी क्लियर नहीं कर पाया. और अब मैम प्रिपरेशन करते समय ये डाउट रहता है कि मैं लैंग्वेज का पढूं, सीसेट पढूं, और मतलब एक चीज पढ़ता हूँ तो दूसरे पे ज्यादा ध्यान जाता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद. तो मैम मैं इससे कैसे डील करूँ? ठीक है. So see, this is a very basic problem that every aspirant faces. So this is all about time management. Okay, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आप कल एक जिला के अधिकारी बनने वाले हैं और वहां पे आपको टाइम मैनेज करना है, राइट? तो आपको आज से ही ये टाइम मैनेजमेंट सीखना है ताकि अगर जब आप कल सिलेक्ट हो जाएं आप सक्सेसफुली अपना काम भी आगे कर पाए. एंड टाइम मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी, इट इज अ बेसिक लाइफ स्किल. तो आपको अपना कुछ ना कुछ प्लान जो है वो चार्ट आउट करना पड़ेगा. नाउ देयर आर 2 वर्ड्स. कुछ लोग बोलते हैं टाइम टेबल बना लो. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टाइम टेबल माई सेल्फ, बट आई एम इन फेवर ऑफ रिदम. रिदम का मतलब क्या होता है वो मैं समझाती हूँ. कि रात को सोते हुए, जैसे आज मेरे को ये सेशन 8 बजे लेना था, रात को सोते हुए मैं पहले एक नोट्स में या कॉपी पे
अपना प्लान बना लेती हूँ पूरे दिन का कि कल मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ताकि सुबह उठ के मेरा टाइम वेस्ट ना हो कि आज मुझे क्या क्या करना है, एंड आई फॉलो दैट। बट आई डोंट मेक अ प्लान कि 8 बजे ही मुझे ये करना है, 10 बजे मुझे ये करना है। नो, आई हैव अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो सपोज आई हैव अ बेबी, आई नो कि मुझे सुबह उठ के पहले उसको एक मिल्क का बॉटल पकड़ाना है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो बच्चा 6 बजे उठ रहा है या 8 बजे, जब भी वो उठेगा मेरा दिन शुरू होगा। Just giving an example. So I'm not keeping कि 6 बजे ही पिलाना है. If it is 8, I'll do at 8. Next work is breakfast. So breakfast, whether it is at 9 or 10, लेकिन sequence of event वही रहेगा. So suppose आपने सोच लिया कि मॉर्निंग में उठ के आप पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे या लैंग्वेज पेपर पढ़ेंगे, तो मॉर्निंग में चाहे आप 7 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम दैट वर्क। जस्ट मेक अ सीक्वेंस कि आपने कैसे कैसे करना है, एक रात पहले ही और दूसरे दिन करो। अब टाइम मैनेजमेंट इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग जो आप अपने आगे पीछे अपने कामों को देखकर बना सकते हो। आई कैन हेल्प यू इन चार्टिंग आउट दैट इन अ पर्सनल सेशन, ठीक है? ठीक है, सो या दैट्स हाउ यू डू इट। कि सब पढ़ना है, ऐसा नहीं है ना कि आप सी सेट छोड़ दें, आप लैंग्वेज पेपर छोड़ दें, जब आपको पता है कि इस लैंग्वेज पेपर की वजह से आपको सेटबैक मिला था, तो आप लाइटली नहीं ले सकते। तो इट इज अ टाइम मैनेजमेंट थिंग, नॉट अ यूपीएससी थिंग, जो आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम। हाय जानवी। यस मैम, हाय मैम। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ही है मैम, मुझे ना हिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा मतलब पढ़ते में ना बहुत क्लियर लगता है, मतलब वो बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, मतलब मैं उसको कैसे कवर करूं? और मैम मैं डेली प्लीज मैं डेली एक क्वेश्चंस डेली आंसर राइटिंग करती हूँ, मतलब लेकिन ना खुद से ही पता नहीं होता कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो और कितना अच्छा नहीं लिख रहे हो, मतलब एक ना वो डर बना रहता है अंदर। I'll come to it. उससे पहले I want to announce कि अब जिन बच्चों को questions पूछने हैं वो रुके, बाकी लोग they can leave. So there is no issue. बाकी लोग you can leave. So कल से हम लोग शुरू करते हैं. Thank you for coming. And इस तरह के sessions Gmeet, क्योंकि मैंने इसका specially ताकि हम one on one interact कर सकें, इसका paid version लिया है, तो let's utilize this thing, okay? तो ताकि हम लोग it looks like an offline thing. सो लोग जो जा रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जिनको रुकना है बातचीत करने के लिए वो रुक सकते हैं, ओके? हाँ, एसए के लिए भी हर्ष डेफिनेटली लाऊंगी। एसए की मेरे पास बहुत अच्छी वो है, बहुत अच्छा तरीका है एसए करने का, तो वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? फॉर श्योर। चलिए, जानवी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, राइट? यस मैम। देखो, अब कोई और हर किसी की लाइफ में एक ना एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वी डोंट लाइक स्टडिंग, बट देन वी हैव टू पुट इन एफर्ट, क्योंकि हमको एग्जाम क्लियर करना है। तो ऐसे सब्जेक्ट को, एक बुक थी मैंने पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग, पढ़ी है किसी ने? ईट दैट फ्रॉग एक बुक है, उसमें वो बोलता है जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, उसको सबसे पहले करो, क्योंकि यू हैव द मोस्ट एनर्जी। तो मॉर्निंग में जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश हो, या जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, जैसे मेरा पढ़ाई वाला काम थोड़ा शाम को शुरू होता है, उस टाइम मेरे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो जब भी आप में सबसे ज्यादा आप फ्रेश फील कर रहे हैं और जिस चीज को सबसे टफ समझते हैं, उस टाइम उसी से शुरू कीजिए, ओके जानवी? यूजुअली क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार हिस्ट्री नहीं अच्छा लगता, बाद में कर लूंगी, और बाद में एनर्जी वैसे ही लो हो जाती है, एंड देन वी डोंट फील लाइक स्टडिंग। So eat that frog. So उस बुक में frog is your biggest problem. So if history is your biggest problem, start with it. Eat that frog. Okay? यस मैम। मैं पता है उसमें क्या होता है, मतलब थोड़ी देर मन लगता है कि मतलब क्लास लेते हैं तो 2.5 आवर की क्लास होती है, तो उसमें हाफ आवर मन लगा रहता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, तो उसके थोड़ी देर बाद लगने लग जाता है अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे होता है। लिखते हो आप जब क्लास चलती है? डू यू राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, थोड़ा फिर उसमें आपको एफर्ट खुद ही लगाना पड़ेगा। अब वो कोई चीज पसंद नहीं है और तो भी करनी है, तो वो करनी पड़ेगी, खुद को पुश करना पड़ेगा। You have to do that. एटलीस्ट एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, you will feel relieved. Ma'am, can I add something into it? हाँ, प्लीज अभिजीत। तो एक्चुअली हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है? और बट मैंने ये देखा है कि यूपीएससी वांट एम्फेसिस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो अगर आप यूपीएससी के सब्जेक्ट में कोई फेवरेट और नॉन फेवरेट बना रहे हैं, तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। आपके लिए हर एक सब्जेक्ट एक टास्क है। जैसे कि हिस्ट्री को 50 घंटे में खत्म करना है, तो 50 घंटे लीजिए, आप उसको खत्म कीजिए।
अब वो है कि फियर, मैम ने जैसे बोला ईट दैट फ्रॉग, तो इसके लिए ये बहुत सही चीज है कि जब आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो तो आप अपने सबसे टफेस्ट काम को एग्जीक्यूट कर ले। जैसे कि मेरा 2 टाइम होता है, एक सुबह होता है और एक जब मैं दोपहर में 1 घंटे की नैप लेता हूँ, उसके बाद जब उठता हूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे आप ना वो अपने टफेस्ट टास्क को रख सकते हैं। और स्टॉप रोमांटिसाइजिंग एनी सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो बहुत लोग पॉलिटी मतलब 6 महीने तक पढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एवरी सब्जेक्ट शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस एवरी सब्जेक्ट शुड बी गिवन रिस्पेक्टिव टाइमिंग। तो इसके हिसाब से आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है, खत्म करना है, आगे बढ़ना है, खत्म करना, आगे बढ़ना है। तो यूपीएससी में हम लोग बहुत ज्यादा गलती ये करते हैं कि हमको किसी को हिस्ट्री अच्छा लगने लगता है, किसी को इकोनॉमी अच्छा लगने लगता है, तो दिन भर वही लेके बैठे रहते हैं, उसी के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, उसी के मतलब स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं। पॉलिटी सबका फेवरेट होता है। मैंने एक पोल भी किया था तो उसमें लगभग 60% ने बोला कि पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस माइंडसेट से हम लोग को निकलना पड़ेगा कि हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, नहीं जो वीक है उस पर भी इक्वली टाइम देना है। तो जानवी यू शुड मतलब आप अपने पीक जब कंसंट्रेशन लेवल हो वहां पे आप अपने वीक सब्जेक्ट को खत्म करते चलिए, टॉपिक वाइज खत्म करते जाइए। एक इंडेक्स को सबसे पहले इंडेक्स को देखते जाइए कि इंडेक्स आपका ये बोल रहा है प्लासी टू पार्टीशन वाली जो सॉरी पार्टीशन का जो पार्ट है, कौन से बैटल हुए, पहले आप बैटल को खत्म करिए, थीम वाइज खत्म करिए। थीम वाइज अगर आप खत्म करते जाएंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। अभी तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट किया है। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री ठीक है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, 15 दिन में उसको खत्म करना, क्योंकि उस पे 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में आता भी नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 10 days। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन वाली बात की, तो वो अब हम इवैल्यूएट करने के लिए हैं। सो यूल गेट टू नो कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है या कहाँ पे कमी रह रही है। सो जानवी विल डू दैट। ओके, ओके, थैंक यू। या हाय कौशल। मैम मेरा क्वेश्चन था, मैम अभी आपने बोला कि वो आपको रैंडम क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, तो अभी तो मेरा मैम मेंस की प्रिपरेशन चल रहा है, तो फिर अगर मेरा कंटेंट मतलब मैम अभी आपने रैंडम क्वेश्चन देंगे तो उसको कैसे टैकल करना है मैम हम लोग के लिए, जिनका अभी प्रिपरेशन चल रही है। I'll tell you. So देखो अब क्या बात है ना कि क्वेश्चन जो होगा ऑफ कोर्स वो आपका मेंस के सिलेबस का पार्ट होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ऐसे आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसका रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़े। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड? सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी G20 पे कोई क्वेश्चन आ गया है, कोई G20 छोड़ो, कोई स्टैटिक के पार्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो। लेट मी से नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान पे कोई क्वेश्चन आ गया एंड यू डोंट नो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या हुआ है। सो जस्ट गूगल, रीड अबाउट इट। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, आपको नॉलेज आ गई आपके दिमाग में। नाउ यू हैव द कंटेंट हियर। तो आंसर में क्या हम सीख रहे हैं, यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आपका एक टॉपिक रिवाइज हो गया जिसमें आपको 10 या 15 मिनट ज्यादा नहीं लगते पढ़ते हुए ना, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में है। तो वंस यू हैव रेड दैट टॉपिक, अब उसको लिखने की कोशिश करो। सो अप्लाई द रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक विद सच क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट रेड, सच टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट रेड, और फिर उसको सिलेबस में अंडरलाइन भी कर लो क्योंकि आपने अल्टीमेटली वो भी पढ़ लिया। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एक्यूमुलेटिंग द नॉलेज। बीच में मैं कोशिश करूंगी कि उस क्वेश्चन का हिंट भी आपको दे दूंगी। अगर मुझे उसका कोई सोर्स आर्टिकल मटेरियल मिलेगा गूगल पे, मैं वो भी पीडीएफ में डाल दूंगी कि पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नॉलेज नहीं दे रही हूँ, मेंस का सिखा नहीं रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू द सब्जेक्ट्स, आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट। सो मैं आपको दे भी दूंगी एक मॉडल नहीं बोलेंगे बट एक एसे टाइप थिंग जहां से आप पढ़ सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, सैक्रेड ग्रूव्स जैसे मैंने बोला था, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, आई विल गिव यू दैट आल्सो। आप उसको उस से निकाल के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके कौशल? ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट दुर्गा प्रसाद नायक। माइक आपको हटाना पड़ेगा। हेलो, हाय। हाय मैम। हार्ट रेट फिलोसॉफिकल ऐसे, या हार्ट रेट फिलोसॉफिकल ऐसे। see essay we are not talking right now because there is a way also. I've some days back I've made a video on
Pathfinder also, how to write philosophical essays, but we are not doing philosophical essays here, so we'll talk about it in essay session. I'll bring that. एक वो अलग से लेके आएंगे क्योंकि essay needs a different, very different approach, and especially ये जो philosophical वाले हैं. So I can't tell you in 2 words or 3 lines or in 5 minutes how to write. So I think we need to take a session on that. I'll plan that. I'll write it down. इसको करेंगे. एक लिंक भी मैं ग्रुप में दे दूंगी. बहुत पहले मैंने बहुत सारे एसेस डिस्कस किए थे, उसको भी एक बार देख लेना. यू विल गेट एन आइडिया. ओके ओके. प्रयास. Hello. Yes, hi. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I'm a working professional and this is my last attempt. Okay. एंड मैम एक क्लास मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ पर्पस वाइज जो क्लास है वो बंद हो गया है. आपने शायद पता होगा मैं अकेडमी पाथफाइंडर. एक्चुअली मैम उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि जो एक शेड्यूल था वो मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से जी, क्योंकि सिलेबस वाइज मैंने सोचा था कि उन्हीं के साथ साथ मेरा जो पूरा है वो कवर कर लूंगा, लेकिन अब वो जब क्लासेस बंद हो गई है तो उसके कारण मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. बाकी ठीक है, वो सॉर्ट आउट में कर लूंगा. मैं आपको बस ये पूछ रहा था कि मॉर्निंग के टाइम में तो मैम मेरी ऑफिस रहता है, दैट टाइम आई कांट डू दैट आंसर राइटिंग, सो कैन आई गेट सम रिकॉर्डेड थिंग या फिर ये इस जी. एंड सॉरी मैम, मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज आई एम इन ऑफिस, और जस्ट मैंने अभी ही मतलब ज्वाइन किया आपका. ओके. तभी मैं ये चीज बता चुकी हूँ, तभी मुझे लगा व्हाई यू आर आस्किंग अगेन. सो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आई एम टेकिंग एनी क्लास. मॉर्निंग में द एक्सरसाइज विल बी गिवन. यू विल हैव whole day to attempt that. Okay, you can do it according to your ease and submit that in the group. And rest, if I'm going to take further sessions, जैसे बीच में मुझे लगता है students common mistakes कर रहे हैं that we need to work on, I will take a session, live session I'll schedule. इसी तरह से रात को 8-9 बजे, ताकि सब लोग घर पे हो, एक लाइव सेशन कर लेंगे. वो लाइव सेशन पे कोई नहीं देख पाएगा तो उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ओके मैम. एंड मैम वन मोर थिंग, for my just planning thing, I think I need your help for what do you say, planning my schedule, like that. Sure. We can plan one-on-one session. जिनको ऐसे one-on-one, देखो कोई अभी आपका बहुत इमीडिएट जैसे प्रयास का है प्रॉब्लम, इससे पहले भी किसी को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, तो आप one-on-one भी स्केड्यूल कर सकते हो. सो हम बीच में कभी प्लान कर लेंगे. ठीक है. या ओके मैम. थैंक यू. Okay. So who else? Next. कोई भी बोलो अनम्यूट करके. अभी बसीत और बासित, how to explain? So it is very good evening, ma'am. Good evening. It is Basit or Basit? What? How do you pronounce? Basit, ma'am. It's Basit. Basit. You're Hello. from? Good evening, ma'am. Good evening. मैम एक्चुअली मैं अनअकैडमी का स्टूडेंट हूँ, अग्निपथ बैच से. तो जून से चल रहा था हमारा प्रिपरेशन, क्लास भी चलता है. तो मैं क्या करता हूँ, क्लास के साथ साथ नोट्स भी बनाता हूँ और PYQ लगाता हूँ, जैसे सर ने कहा था. तो प्रीलिम्स के PYQ हो भी जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, बट मैं मेंस का क्वेश्चन देखता हूँ ना, अगर क्वेश्चन समझ आया तो लिख नहीं पाते, अगर एक तो दूसरा मतलब क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, अगर समझ आया तो बिल्कुल लिख ही नहीं पाते कि इसको कैसे फ्रेम करें. और मैम अगर मैं क्वेश्चन ये क्लास के साथ साथ में अगर नोट्स बना भी रहा हूँ तो मतलब वो सही है कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अप्रोच इज बिल्कुल ठीक है आपका कि साथ साथ नोट्स बनाना इज वेरी नाइस. क्लास नोट्स तो साथ साथ बनाने चाहिए, बट द पीपल हु आर स्टडिंग, बुक्स से पढ़ रहे हो तो बुक्स को सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कि आपको समझ नहीं आता, यही चीज तो हम यहाँ पे सीखेंगे. बासित जी मैं PPT से मैं बिल्कुल मतलब देखता ही नहीं हूँ. अगर सर भेजते हैं, सर क्लास में ही बताते हैं नोट्स बनाने को, वहीं बनाता हूँ, उसको रिवाइज करता हूँ, साथ में उसका PYQ रखता हूँ. बिल्कुल बढ़िया. फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, बट मेंस का थोड़ा बहुत दिक्कत है. तो बासित यहाँ पे वही सीखेंगे हम कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे लिखना है. यही चीज की प्रैक्टिस हम इस महीने करेंगे. फिर भी जैसे मैंने कहा कि 1 month इज वेरी लेस,
तो हो सकता है कि हम एक्सटेंड भी कर लें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों के विल पे वी विल एक्सटेंड द कोर्स ऑल्सो, बट लेट्स कीप इट फॉर 1 मंथ। और यही चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम है ना यही सिखाई जाएगी। और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे हम लाइव कुछ क्वेश्चन साथ में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब यही चीज होता है ना कोर्सेज में, क्या होता है व्हेन वी बाय अ कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मोस्टली क्या होता है कि पढ़ाया जाता है वहां पे, लिखना नहीं सिखाया जाता। लिखने के लिए आप देखेंगे फिर उसके लिए अलग चार्जेस एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्दो इट इज अ डिफरेंट डोमेन ऑल्सो, इसको अलग से ही होना चाहिए। नॉलेज इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इज वन स्टेप इन यूपीएससी, एंड देन प्रेजेंटिंग इट ऑन द पेपर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आपने पढ़ा मेंस वाले दिन आपको वो जाके लिखना है, तो वो लिखने के लिए एक अलग अप्रोच है। सो विल डू दैट, दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। क्योंकि हमारे अभी 3 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि अगर इसके बगैर अगर कोई क्वेश्चन आए वो हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। उसका तरीका बताया ना मैंने। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब आप लिख सकते हो, है ना? तो उसी का तरीका बासित मैंने आपको बताया कि इन केस आपको ग्रुप में जो हम कोर्स कर रहे हैं कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा ही पेपर में बैठे हो, आप किताब उठाओ या गूगल करो, उसको पढ़ो, उसके बारे में 10-15 मिनट नहीं लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। जैसे मैंने नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का एग्जाम्पल दिया, या नेशनल पार्क्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, या ये आपका EIA जो होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो गूगल करो, उसको पढ़ो और लिखो। हो सकता है मैं आपको थोड़ा हिंट भी साथ में दे दूं, जहां जितना मुझसे होगा उतना मैं वैल्यू एडिशन इसमें करूंगी। I'll give you something to read for that question so that you can write. ओके मैम, स्ट्रेटजी ठीक है ना, मतलब ऐसे ही? नहीं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है जो आप कर रहे हो, दैट इज गुड स्ट्रैटेजी। बट एक चीज बोलूंगी बासित, किताबें पढ़ना मत छोड़ना। जितने वीडियो क्लासेस हैं, कहीं पे आप कोचिंग कर रहे हो, वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, विटामिन खा रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, बट डॉक्टर ये नहीं बोलता ना खाना खाना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम कैल्शियम की दवाई ले रहे हो, दूध पीना छोड़ दो, है ना? अब तुम आयरन की दवाई ले रहे हो तो पालक खाना छोड़ दो, डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता ना। तो किताबें नहीं छोड़नी है, किताबें जरूर पढ़नी है। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग तुम्हारा पर्सनालिटी बनाएगी, ठीक है? तो रीडिंग ये नहीं कि सिर्फ क्लास जो कर रहे हो वो अच्छा अप्रोच है, बट रीडिंग को मत छोड़ना, वो तो बेसिक खाना है हमारा, वो तो खाना ही है। यस, ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट। हेलो, हाय मैम। हेलो मैम। हाय आनंद फ्रॉम फेसबुक, राइट? यस मैम, आई एम फ्रॉम बिहार। मैम, इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ। ओके, एंड साथ में UPSC भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सेल्फ ही कर रहा हूँ। तो एक मैं पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुका हूँ, मैंने एक बार सारा कुछ पढ़ रखा है। बट मैम मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि मुझे यहाँ क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है लॉ की, जो मेरा दोपहर के 1 बजे से रात के 7 बजे तक चलती है पर डे। तो मुझे टाइम की बहुत दिक्कत होती है मैम। एक तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या विजन की मैगजीन पढ़ता हूँ, तो सुबह 2-3 घंटे उसी में चले जाते हैं, और फिर बुक्स वगैरह भी पढ़ने रहते हैं, तो नहीं हो पाता है। एंड दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं बना भी लेता हूँ, बट जब मेंस के क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि मुझे मतलब आता है, मतलब मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है, बट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 2 लाइन भी 3 लाइन भी लिखने, और वो ओवर थिंकिंग होती है कि मेरे से नहीं होगा, मैं से नहीं कर पाऊंगा, तो ये हमेशा कंसर्न रहता है मेरा। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था, तो यही बोलूंगी कि ये आनंद, इट्स नॉट अ UPSC प्रॉब्लम, इट इज अ जनरल लाइफ स्किल प्रॉब्लम, राइट? ये हमारी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो अब ये तो सॉल्व करना पड़ेगा कि तुम खुद को ओवरबर्डन ना करो। अगेन आई वुड से दिस वुड नीड अ पर्सनलाइज्ड सेशन, तो वो तुम मेरे साथ ले सकते हो, ठीक है? जहाँ पे मैं तुमको प्रॉपर प्लान बताऊंगी कि कैसे करना है। मैम, और एक प्रॉब्लम हमेशा माइंड में आती है कि जैसे 8 महीने बचे हैं 24th वाले अटेम्प्ट के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि 8 महीने में शायद नहीं कर पाऊँ कॉलेज के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है माइंड में कि नहीं होगा तो छोड़ यार, 25 वाला देखेंगे।
What is your age? My age is 25 right now. तो देखो मैं बोलती हूँ कि कभी भी अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई नो कॉलेज LLB ये सब टाइम टेकिंग कोर्सेज हैं, है ना, और इन पे फोकस करना भी इम्पोर्टेंट है। इनके साथ पेपर यूपीएससी क्लियर करना ये नहीं बोलूंगी कि इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट तो है। फिर या तो वो तुमको मेंटली इट विल टेक अ टॉल ऑन यू मेंटली और फिजिकली, या तो तुम थोड़े बीमार रहने लग जाओगे, या तुम ओवर थिंकिंग करके बहुत डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, बट एक सैड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे। सो यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस, हाँ, सो यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि इस साल पॉसिबल है। पॉसिबल तो हर चीज होती है, फीजिबल बोलूंगी, राइट चॉइस ऑफ वर्ड, कि फीजिबल है या नहीं है। यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि अब तुम खुद की सेहत और सब कुछ बिगाड़ के नहीं बढ़ सकते ना आगे, कि LLB भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी हो जाए। So you have to be little lenient with yourself. खुद को थोड़ा ढील देना पड़ेगा, है ना? यस मैम। और इस चक्कर में क्या होता है मैम कि मैं अदर सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, कॉलेज लाइफ या फ्रेंड के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता हूँ। हमेशा रहता है लाइब्रेरी जाना है, ऐसे ही होता है। नहीं, लाइफ का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे लिए LLB इम्पोर्टेंट है, तुम कर रहे हो, कंप्लीट कर लो उसके बाद। और देखो साथ साथ प्रिपरेशन जारी रखो, ये मत सोचो कि 2024 का अटेम्प्ट ही देना। तुम एक फ्री माइंड से पढ़ो फिलहाल, फरवरी में फॉर्म भर देना। अगर तुमको लास्ट में लगेगा कि तुम ये देने के लिए रेडी हो तो दे देना अटेम्प्ट, नहीं अगर लगेगा तो डोंट गिव इट। इतना प्रेशर लेके प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत टेंशन रहेगी, मेंटली बहुत परेशान रहोगे। और खुद को परेशान करके पढ़ना फिर यूपीएससी क्लियर करना तो क्या फायदा। परेशान रह के मत करो, एंजॉय द प्रोसेस ना, उसको एंजॉय करो। हमेशा मैंने जितने टॉपिक्स देखे, लोग बड़ा एंजॉय करके जो पढ़े हैं वो बनते हैं। जो प्रेशर लेते हैं ना उनको फिर टेंशन बहुत हो जाती है, और वो प्रेशर उनके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर इंटरव्यू के मार्क्स डाउन हो जाते हैं। सो इजी लो इसको, टेक इट इजी एंड टाइम मैनेज करो। जितना पढ़ने होता है, 2 घंटे यूपीएससी को देने तो 2 घंटे ही दो, 3 घंटे देने 3 घंटे दो, उस हिसाब से अपना प्लान बना लो। अपने आप को ओवरबर्डन मत करो। ओवरबर्डनिंग मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी। Overburdening with you stuff, no, that is not right. Okay, next Abhi Sharma. Okay, Abhi Sharma, you want to ask? A very good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I want to know how to go about ethics. We always try to postpone that part of paper. तो हम हर बार मतलब सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, but it is very difficult to strategize कि ethics को कैसे कवर करना है। देखो ethics का प्रॉपर सिलेबस है, कवर करने के लिए किताबें हैं, और केस स्टडीज के लिए मैं बोलूंगी कोई कंपाइलेशन मार्केट से, है ना। तो जो कंपाइलेशन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो। देखो पहले पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। अब तुम किसी से लेक्चर ले रहे हो, अब एथिक्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कहीं पे थोड़ा सा गाइडेंस हमको चाहिए रहता है, राइट। तो ऐसा बोले कि हम खुद पढ़ के समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है, तो थोड़ा गलत हो जाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ फ्री लेक्चर्स ऑन एथिक्स। तो पहले अपना प्रोग्राम ऐसे बनाओ कि थोड़ा सा एथिक्स को अप्रोच कैसे करना है, उसके थोड़े से लेक्चर्स ले लो किसी से, इजी हो जाएगा किताब पढ़ना। लेक्सिकॉन पढ़ते हैं लोग ज्यादा, है ना। तो आप पहले किसी टीचर के लेक्चर्स ले लो, समझ लो हाउ टू अप्रोच एथिक्स, फिर एक किताब पढ़ लो, और फिर केस स्टडीज के लिए कंपाइलेशन लेके आओ। ये 3 वे स्टेप से यू कैन अप्रोच एथिक्स। और बाकी की भागते रहते हैं, फिर अगेन दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, कि अगर जो चीज डिफिकल्ट लग रही है, अगेन आई वुड से ईट दैट फ्रॉग, उस चीज को सबसे पहले शुरू करो जिससे भाग रहे हो। नो मैम डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट कभी कभी ना मतलब हम खुद ही पोस्टपोन करते हैं कि ये तो इजी पार्ट है, ये हो जाएगा, मतलब उस हो जाएगा के ओवर कॉन्फिडेंस में आप मतलब नेग्लेक्ट कर देते हो कभी कभी उस पार्ट को। हाँ, यूपीएससी स्टूडेंट्स को ना 2 ही चीजें मारती हैं, जब वो किसी सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल मान लेते हैं या फिर बहुत इजी मान लेते हैं। तो तभी कि ओवर नहीं सोचना, किसी सब्जेक्ट को बहुत इजी बहुत डिफिकल्ट नहीं लेना है। तो ये जो मैंने अप्रोच बनाई ना, इसको आप अपने जो का शेड्यूल है उसमें इंटीग्रेट कर लो। कुछ लेक्चर्स, बुक, केस स्टडीज, ओके। 3 अप्रोच, एंड भागो मत उससे, इजी भी मत समझो। मेरे एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाती हूँ, ये बहुत लोगों के पास होता है। मुझे एक बार एक स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर है, मेंस के लिए कॉल करता है, मैम मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा एंड 10 दिन में एनवायरमेंट कर लूंगा। नहीं, मेंस उसका हो गया था, लास्ट टाइम मेंस से वो आउट था, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था, और एनवायरमेंट को वो देना चाहता था सिर्फ 10 दिन। तो 10 दिन या तो वो पूरा
50 घंटे 10 दिन में पढ़ ले, है ना। साइंस एंड टेक दोनों को मिला के आपको 50 घंटे 60 घंटे देने होते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को 50 घंटे आई वुड से सफिशिएंट। तो वो बहुत लोग बहुत इजी लेते हैं इन्वायरमेंट को, जो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, फिर वो मार खाते हैं पेपर में क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो भागते रहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, और फिर वो मार खाते हैं। सो जो थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं कि पढ़ना तो है ही है, सो दे स्कोर गुड। सो अभी आपको नहीं बोल रही ये चीज, मैं जनरली बोल रही हूँ, आपने तो एथिक्स का पूछा, कि ये कि किसी चीज को बहुत इजी और बहुत डिफिकल्ट नहीं समझना, Okay, thank you so much. that will hit hard on the result today. Okay, anyone else now? कोई है, किसी को कुछ पूछना है? Otherwise we can end. हेलो मैम। Hi Nikhil. हेलो मैम, गुड इवनिंग। Good evening. मैम मुझे ना सी सेट में थोड़ी दिक्कत आती है और मॉडर्न हिस्ट्री में मैम। किस तरह की दिक्कत आती है? मॉडर्न हिस्ट्री में आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, मतलब कि अगर पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, और कुछ हमें बेसिक पता रहते हैं ना बुक्स रीडिंग के माध्यम से, एनसीईआरटी से बेसिक, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कैसे स्टार्टिंग करें और कंटेंट क्या क्या रखे, काफी दिक्कत हो जाती है मैम। मुझे लगता है हिस्ट्री के लिए आंसर राइटिंग और आसान होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट। एक एग्जांपल दूंगी, ये बता तुम्हारा क्वेश्चन एड्रेस करने से पहले। सो एक आईएएस ऑफिसर जिनको मैं सोच रही हूँ आई ब्रिंग ऑन बोर्ड, 2012 के बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। सो ही इज अ डॉक्टर, हिज डॉक्टर, एंड उनका ऑप्शनल पता क्या था, आईएएस ऑफिसर है वो 12 बैच के, उनका ऑप्शनल था संस्कृत। सो आई डॉक्टर कि आप मेडिकल लेके कर सकते थे, आप बॉटनी ले लेते, zoology ले लेते, ये संस्कृत और मेडिकल बहुत दो अलग अलग चीजें हैं, और आई डोंट थिंक कि आपने पीछे भी कभी संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत लेके क्यों किया। सो ही गेव मी अ वेरी गुड रिप्लाई, बोला कि मैम ये बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे किसी के ओपिनियंस नहीं है, जो कालिदास कभी कह के गए, काम करके गए, वो काम इतने 100 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और वही लिखना है पेपर में। तो यहाँ पे क्या मार्क्स काटेगा वो मेरे, जो किताबों में लिखा है वही तो लिखना है, कुछ ओपिनियन नहीं देना है, कोई रिसर्च तो है नहीं पीएचडी की कि कालिदास पे रिसर्च करें कि वो क्या अच्छा कर सकते थे, ऐसा तो पूछेगा नहीं। स्टैटिक क्वेश्चन आने, जो स्टैटिक है उसमें सबसे ज्यादा स्कोर हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना, राइट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो हिस्ट्री इज अच्छा सब्जेक्ट जहाँ पे कुछ नया नहीं होने वाला, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली। सो उसका तो टेम्पलेट्स आंसर राइटिंग के आप पहले से प्रिपेयर करके मेंस के टॉपिक्स उठा के A4 साइज पे मेन पूरा प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो उसमें तो सबसे ज्यादा कम प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट वही है कि आप कितना टाइम डेडिकेट करते हैं ये काम करने के लिए, किसी लिए बस उठाएं, एक एक टॉपिक पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना के रखें, उनको रिवाइज करें, और फिर उनको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग तो मैं सिखाऊंगी कि उनको यूज कैसे करना है, दैट। सो आई थिंक हिस्ट्री शुड बी। या बोलिए। सी सेट के लिए कैसे करना चाहिए अप्रोच? देखो सी सैट, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन सी सैट, मुझे खुद मैथ से बहुत डर लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड से कि रात का समय सबसे सही है, क्योंकि वो सॉल्व करते हुए हमको नींद नहीं आती। सो वी विल हैव एन एक्सपर्ट फॉर सी सैट ऑल्सो हियर, जो आपको और डिटेल में बताएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड अभी तो इसमें क्या ही प्रोसेस होगा आंसर राइटिंग में, बट आई विल गेट यू इन टच विद देम। बट दैट्स अ जनरल थिंग दैट आई कैन टेल यू, कि रात को जब आप थक जाते हैं ना सब कुछ, क्योंकि नींद नहीं आती सी सैट करते हुए, दिमाग चलता है ना, तो यू डोंट फील स्लीपी। तो डेली रात को सोने से पहले 1.5 घंटा आप सी सैट को दें, ठीक है। पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरू करें, लास्ट 5-10 साल के पेपर जब से सी सैट इंट्रोड्यूस हुआ है, सॉल्व करना शुरू करें। अब तो बहुत टफ हो गया है, कैट लेवल का आ रहा है, तो इफ यू कैन टेक अ कोचिंग, किसी का कोर्स ले सकते हो, अच्छा कोर्स जो आपको अच्छे से कैट लेवल का मैथ्स अच्छे से सिखाए, तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। इस बार जो हमने हालत देखी है, सो इट इज नॉट गुड, सो टू इन्वेस्ट इन अ कोर्स। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये चीज मैं जनरली, अब कम बच्चे हैं बता रही हूँ, कि बहुत ऐसा लगता है कि टीचर्स दे आर मिंटिंग मनी, पैसा कमा रहे हैं। देखो वर्ड ऑफ माउथ पे जाओ, अगर कहीं पे आपको पता है कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहा, डोंट वेस्ट money of your parents hard earned money on such things.
सोच समझ के कोर्स लो और उस कोर्स को रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है। यूजुअली टीचर्स देखो फी चार्ज कर रहे हैं, अगर ORN में इतनी फी है, सब लोग चिल्लाते हैं देखो इतना पैसा लेते हैं, लेकिन ORN में रेंट्स भी तो बहुत ज्यादा है। उन लोगों को जो कोचिंग चला रहे हैं उनको रेंट, बिल्डिंग का पैसा भी देना है, अपने जो इतने टीचर्स हैं उनकी सैलरीज भी देनी है, जो बाकी स्टाफ है, प्रिंटिंग हो रही है, कितना दिमाग, एक प्रोसेस, जैसे हमने एक आंसर राइटिंग का कोर्स लाना है ना, इट इज नॉट एट दैट सिंपल, देयर इज अ फुल टीम वर्किंग बिहाइंड इट, जो सोचेगी कि अब क्या करना है, हर बच्चे को केटर करेगी, उन सबकी सैलरीज जाएंगी। तो इसलिए टीचर्स ऑल्सो चार्ज मनी, इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस इज, अपनी एजुकेशन पे जरूर इन्वेस्ट करो, जो अच्छा कोर्स कहीं पे मिलता है उसको जरूर लो, उसको कवर करो, इट विल रियली हेल्प यू, डोंट जी थिंक, मैम, थैंक यू। है ना। तो आपको सीसैट का कहीं अच्छा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर ले लो, किसी भी चीज में ओके प्रॉब्लम आए उसको टीचर से समझना बहुत ईजी रहता है। जी ओके डॉक्टर अल्पेश, ठीक है, किसी का और क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक देन वी कैन एंड। मैम, यस, मैम ज्योग्राफी के रिलेटेड थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कुछ? क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड व्हाट? और आंसर राइटिंग को We will do that, we will do that, okay, related to geography we will do everything, okay, don't worry, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन मेंस में थोड़ी फर्क आती है। we will do that, don't worry। एक बार ओके मैं आपको बता रही हूँ ना, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग मैंने आपको सिखाया तो आप सीख जाएंगे लिखना कैसे है, दैट मैटर्स। नॉलेज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, नॉलेज आप खुद गैदर कर रहे हैं, लिखना मैं सिखाऊंगी, दैट आई विल डू माई बेस्ट टू टीच यू एंड मेक यू प्रैक्टिस, अल्टीमेटली इट इज प्रैक्टिस, है ना। अब देखो आप कितने सारे लोग इस ग्रुप में है, 100+ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाने वाली मैं हूँ, दो, एक मैम और है, एक सर है, सबको सेम चीज पढ़ाई जाएगी, हर बच्चा कितना उसको प्रैक्टिस करेगा, दैट विल मेक द डिफरेंस, ओके, वी विल डू दैट निखिल, डोंट वरी। ओके Okay, then I think we should end the session. It was nice interacting with all of you, और करते रहेंगे ऐसे और सेशन भी, ठीक है। किरात, can we end the session?